नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बारे में हम बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या ये कहा जाता है कि अगर आपने बिल नहीं भरा, क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप नहीं पे कर पाए, तो उस पे इतनी ज़्यादा पेनल्टी लगती है, इतनी ज़्यादा पेनल्टी लगती है, 40-40, 50-50% तक जो है उस पे इंटरेस्ट लगा के जो है आपसे वसूला जाता है पैसा। और क्रेडिट कार्ड जो है ना, वो मैं मानता हूँ कि ये जो है एक आपकी जेब से एक पैसा निकालने का एक जो है तरीका बनाया गया है, जिसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। जिसमें क्या है कि आपको जो है लालच दिया जाता है प्री अप्रूव्ड लोन का। एक तरह से प्री अप्रूव्ड लोन होता है ये। पहले से ही आपको लिमिट दे दी जाती है कि आप जो है इसको यूज़ कर लीजिए, 45 दिन में आप इसको भर देना और फिर जो है आप पेमेंट कर देना, तो आप पे एक भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा। ये होता है। मतलब 45 दिन का ज़्यादातर जो है वो क्रेडिट कार्ड में टाइम होता है, 45 डेज़ के अंदर जो है आप पेमेंट भर देते हैं। मतलब जो उसकी बिलिंग साइकिल होती है, जो बिल डेट जिससे बनती है, उससे 45 दिन का समय होता है। तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आपने उससे एक भी दिन लेट कर दिया, फिर शुरू होता है बैंकों का असली खेल। और वो चाहते ही यही है कि क्रेडिट कार्ड की जो है वो पेमेंट जो है कस्टमर ना कर पाए, वो बाद में करे। वो चाहते ही हैं, वो चाहते नहीं है कि आप जो है ऑन टाइम टाइमली जो है उसकी पेमेंट करो। बैंक खुद नहीं चाहता। वो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उनको जो असली कमाई है वो तो इसी से होनी है, पेनल्टी से ही होनी है, जो आपके ऊपर लगाई जाएगी। लेट फाइन, लेट चार्ज, जो पेनल्टी होती है, जो इंटरेस्ट होता है, वो आप पे लगाया जाएगा भर भर के। और इसी से जो है बैंकों की कमाई होती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से जो क्रेडिट कार्ड हैं, उनकी जो ईयरली फीस भी नहीं होती है, वो फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। कई क्रेडिट कार्ड में जो है ईयरली फीस होती है, तो वो तो नाम मात्र के लिए होती है, वो कुछ नहीं होती। लेकिन असली कमाई जो है वो बैंकों की वो है कि आप डिफ़ॉल्ट करो। वो चाहते हैं आप डिफ़ॉल्ट करो और फिर जो है वो आपसे पेमेंट वसूले। अब बात इस पे करते हैं कि अगर आपने जो है डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो क्या होगा? एक तो होता है कि है ही नहीं पैसा, बंदे की जॉब चली गई या बिज़नेस चला गया, तो उसके पास जो है अब पैसा है ही नहीं भरने को। वो बंदा बोलता है कि मैं 1 महीने बाद भर दूँगा। 1 महीने बाद जो वो भरेगा ना, तो बहुत ज़्यादा उस पे पेनल्टी लग चुकी होगी। और यहीं से जो है बैंकों की अच्छी कमाई होती है। अब हम बात इस पे करेंगे कि जो हमारे भाई ये बोल रहे हैं कि अगर हम भर ही ना पाएँ, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हमारे पास है ही नहीं पैसा, उस सिचुएशन में जो है फिर बैंक परेशान होगा। अब बैंक ये नहीं चाहता कि वो एनपीए तक पहुंचे मामला। अब एनपीए हो गया तो वहां फिर बैंक को नुकसान होता है। ठीक है? तो एनपीए होने तक अगर आप पैसा नहीं भर पाए, तो वहाँ बैंक को नुकसान होगा, बैंक की इमेज भी खराब होगी और बैंक ने जो है, जो पैसा जो है आपको दिया हुआ है, उस पे कोई परफॉर्म नहीं हो रहा है। एनपीए का मतलब है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि जो पैसा आपको दिया गया है वो वर्क ही नहीं कर रहा है, उस पर कुछ फ़ायदा बैंक को हो नहीं रहा है, इसलिए उसको एनपीए में डाल दिया जाता है। और एनपीए के बाद 3 महीने में या कोई 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में जो है हर बैंक का अलग अलग प्रोसीजर है, वो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि वो उसको अपने सिस्टम से ही हटा देते हैं कि ऐसा कोई लोन था ही नहीं, वो लोन खत्म हो गया। तो ये चीज़ होती है। राइट ऑफ के बाद जो है वो आपको उसमें अच्छा सेटलमेंट मिल जाता है। जो राइट ऑफ तक वेट कर लेता है ना, वो जो चाहता है कि सेटलमेंट हो जाए मेरा, अगर राइट ऑफ हो गया है तो उसमें फिर अच्छा सेटलमेंट आपको मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड के केस में ये देखा गया है कि सेटलमेंट जो है वो 8, 10, 15% में भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो है बैंकों के पास कोई चारा बचता नहीं है, क्योंकि ईसीएस बाउंस का उस पर केस नहीं होगा, क्योंकि किसी ने जो ऑटो डेबिट उसमें लगाया नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में 90% लोगों ने ऑटो डेबिट नहीं लगाया होता है। ठीक है? अगर ऑटो डेबिट नहीं है तो जो ईसीएस है वो हिट नहीं होगा आपके अकाउंट से। मतलब अकाउंट से बार बार हिट होती है, जैसे पेमेंट के लिए जैसे वो डालेंगे आपके बैंक में,
तो ऑटो डेबिट है ही नहीं। वो जब आप करेंगे पेमेंट, जब होगी पेमेंट। तो इस केस में जो है बैंक जो है एक तरह से अपने आप को असहाय महसूस करता है और बैंक के हाथ में जो है कुछ नहीं होता। क्रेडिट कार्ड के केस में बस उनके पास फिर एक ही हथकंडा होता है कि रिकवरी एजेंट्स को पीछे लगा दो। रिकवरी एजेंसियां जो है फिर बैंक हायर करता है और रिकवरी एजेंसियों को कमीशन मिलता है, मोटा कमीशन मिलता है आपसे पेमेंट निकलवाने के लिए। और वो जो है आपको फिर जो है हरास करते हैं, परेशान करते हैं, आपको इलीगल जो है वे यूज़ करते हैं आपसे पेमेंट निकलवाने के लिए। लेकिन कस्टमर को जो है अधिकार दिए गए हैं आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो सभी बैंकों को इंडिया में एक तरह से सभी बैंकों को जो है रेगुलेट करता है। सभी बैंकों के ऊपर जो है आरबीआई है, जो उनके लिए गाइडलाइंस बनाता है या जो उसके अंडर काम करते हैं। आरबीआई के अंडर ही सारे बैंक जो है, सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है काम करते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एनबीएफसी हो। तो आरबीआई ने जो है ऐसी गाइडलाइंस बनाई हुई है, आरबीआई की ऐसी मास्टर गाइडलाइंस है कि बैंक जो है वो चाहकर भी जो है आपको परेशान नहीं कर सकता है, आपसे जो है इलीगली जो है आपसे वसूली नहीं कर सकता है पेमेंट की। बैंक सिर्फ लीगल तरीके से ही जा सकता है। बैंक को लीगली अधिकार दिए गए हैं। बैंक जो है आपके ऊपर रिकवरी सूट फाइल कर सकता है, ईसीएस बाउंस का केस कर सकता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कर सकता है। इस तरह के जो केस है वो इस तरह की प्रोसीडिंग जो है वो बैंक कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि बैंक क्यों नहीं करता है। आर्बिट्रेशन तो बैंक करता है, लेकिन आर्बिट्रेशन जो है ना वो एक तरह से डराने के लिए ही होता है अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर भी हमारे पास उसकी काट है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि बैंक जो है एक आर्बिट्रेटर को, सोल आर्बिट्रेटर को हायर करेगा, जो कि जो है मीडिएटर होगा, यानी आपके और बैंक के बीच में एक मीडिएटर होगा जो इस पूरे मामले को सोल्व करेगा और आपका सेटलमेंट कराएगा। लेकिन जब तक जो है उसमें आपकी मंजूरी नहीं होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन दोनों पार्टियों का जो है उस पर सहमत होना जरूरी है कि इस आर्बिट्रेटर के अंडर जो है हम अपने मामले को सेटल करेंगे। इस चीज के लिए दोनों पार्टियों का सहमत होना जरूरी है। लेकिन बैंक जो है दूसरी पार्टी की सहमति लिए बिना, मोस्टली केसों में ये देखा गया है, दूसरी पार्टी के यानी कस्टमर की सहमति लिए बिना ही सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेता है और जो है हियरिंग उस पर शुरू हो जाती है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, अगर जो है हियरिंग उस पर शुरू हो गई है तो बैंक जो है एक अवार्ड पास कराता है, एक आदेश पारित करा लेता है कि आपके घर से जो है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा सामान जिसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है, जैसे कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, बेड हुआ, कार हुई, जीप हुई, ठीक है, आपकी मोटरसाइकिल हुई, ऐसे सामान को जो है बैंक जो है वो अटैच करा लेता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के जरिए। मतलब उस सामान पे, आपके सामान पे जो है वो बैंक का अधिकार हो जाएगा अगर उन्होंने अवार्ड पास करा लिया तो। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है। ये नहीं है कि अवार्ड पास हो गया वो आपके घर आ गए। उसके लिए भी जो है फिर बैंक को अवार्ड पास होने के बाद बैंक को जो है उसके कस्टमर के इलाके के जो है कोर्ट में जाना पड़ता है। वहां कोर्ट में जो है कोर्ट से वो एग्जीक्यूट कराएगा, जो अवार्ड पास किया है उसको एग्जीक्यूट कराएगा, तब जाके जो है कोर्ट जो है ऑर्डर देगा कि हाँ जो है आप ये सामान जो है वहां से उठा सकते हो, कस्टमर के घर से उठा सकते हो। लेकिन वो जो है लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, इतनी जल्दी से ये काम नहीं हो जाता है। 3, 4, 5, 6 महीने भी इस चीज में लग जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि इसकी काट क्या है, आर्बिट्रेशन की जो है काट क्या है, उससे कैसे बचना है। आर्बिट्रेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने एक गाइडलाइन बनाई हुई है कि अगर कस्टमर सहमत नहीं है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए या आर्बिट्रेटर के लिए, जो आर्बिट्रेटर आपने अपॉइंट किया है कस्टमर नहीं चाहता कि वो आर्बिट्रेटर हो या वो आर्बिट्रेशन के थ्रू जाए, तो कस्टमर जो है अपना रिप्लाई फाइल कर सकता है, अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि मैं जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं चाहता हूं या मैं इस आर्बिट्रेटर को नहीं चाहता हूं। तो इस तरह जो है अगर आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया
तो बैंक वो भी नहीं कर पाएगा, वो प्रोसीडिंग भी नहीं होती है। तो आर्बिट्रेशन भी एक तरह से खत्म है। तो आर्बिट्रेशन बैंक नहीं कर सकता। अब क्या आती है क्रेडिट कार्ड केस में, फिर रिकवरी सूट फाइल। रिकवरी सूट फाइल करने में क्या होता है कि बैंक को जो है कुछ पैसा जो है वो कोर्ट में पहले जमा करना होता है। उस लोन अमाउंट का, जिस लोन अमाउंट की वो रिकवरी चाहते हैं, मान लिया 1 लाख का लोन अमाउंट है, उसकी अगर वो रिकवरी चाहते हैं तो उसमें से कुछ पैसा जो है पहले उन्होंने बैंक के पास जो है सिक्योरिटी जमा कराना होता है, कोर्ट के पास जमा कराना होता है। ठीक है, तो उसमें जो है बैंक नहीं जाता है, मोस्टली के 99% जो है बैंक कोर्ट में नहीं जाता है। क्रेडिट कार्ड के केस में राइट ऑफ होने के बाद आपको अच्छा सेटलमेंट मिल जाता है, एनपीए के बाद भी सेटलमेंट हो जाता है। और सेटलमेंट के अलावा क्रेडिट कार्ड के केस में कोई चारा नहीं बचता है बैंक के पास, यही देखा गया है। बहुत कम ऐसा मामला होगा जिसमें वो रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं, बहुत कम। तो क्रेडिट कार्ड वालों को तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है इलीगल तौर से ही परेशान करते हैं। इलीगल, देखो अगर आपके पास पैसा है, ये नहीं है कि आप जानबूझकर जो है किसी का बैंक का पैसा मार लो या एनबीएफसी का पैसा मार लो, जानबूझकर आपको ये नहीं करना है। ये वीडियो जो है उनके लिए है जो मेरे भाई वाकई में परेशान हैं, या वाकई में जो है वो इस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि अब जो है उनको डिफॉल्ट करना पड़ेगा, या फिर जो है वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, वो फंस गए हैं और रिकवरी एजेंट्स जो है वो उन्हें इलीगल तौर पे परेशान कर रहे हैं। सिर्फ मैं उनको उनके अधिकार बता रहा हूं कि आप जो है उनकी इलीगल रिकवरियों से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, ये मैं, आप इस बात को इस तरह मत ले जाना कि आप जो है डिफॉल्ट करोगे। अब आपके पास पैसा है देने के लिए, लेकिन फिर भी आप डिफॉल्ट करने जा रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, और ना ही मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करता। ठीक है दोस्तों, तो रिकवरी एजेंट्स जो है वो इलीगल तरीके से ही क्रेडिट कार्ड के केस में जो है ज़्यादातर परेशान करते हैं कि इलीगल तरीके से जो पैसा निकाल ले, कस्टमर को गाली गलौज करके, उसके घर होम विजिट करके, उसकी बेइज्जती करके, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके, इस तरह के हथकंडे ही जो है वो ज़्यादातर अपनाते हैं। तो इनसे जो है आपको डरना नहीं है, वो सारा इलीगल मैटर है, वो सारा इलीगल है। और इलीगल मैटर से जो है कभी पैसा, हाँ बैंक निकाल लेता है अगर कस्टमर जागरूक नहीं है तो, अगर कस्टमर डर जाता है तो आपको डरना नहीं है उनसे, डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो इलीगल कर रहे हैं, वो फर्जी तरीके से कर रहे हैं, वो फर्जी रिकवरी एजेंट्स है, उनसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके पास पैसा आता है आप जो है सेटलमेंट कर लो बैंक के साथ, सेटलमेंट आपका हो जाएगा। और क्रेडिट कार्ड के केस में जो है ना अच्छा सेटलमेंट हो जाता है, 10-15-20% में आराम से सेटलमेंट हो जाता है। और अब तो जो है JFM शुरू होने वाला है। JFM का मतलब है जनवरी फरवरी मार्च, जिनमें अच्छा सेटलमेंट ऑफर मिलता है, जिनमें जो है बैंक जो खुद चाहता है, खुद जो है आपको अप्रोच करेगा कि सर कर लो कर लो कर लो, क्योंकि उनको वो फाइनेंशियल ईयर होता है, उनको क्लोज करने होते हैं सारे मैटर जो है। ठीक है, तो क्लोजिंग ईयर होता है एक तरह से वो। JFM जनवरी फरवरी मार्च में जो है वो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट करते हैं। तो अगर मेरा कोई भाई सेटलमेंट करना चाहता है तो वो फरवरी में या मार्च में जो है अपना सेटलमेंट कर ले, आपको अच्छा ऑफर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और जो मेरे भाई जो है चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।